हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। कुछ दिनों पहले मैंने एक पोल डाला था अपने यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स नंदू कुमार पे, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि सीआरपीएफ एचसीएम यानी कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो एग्जाम लिया गया है फरवरी और मार्च 2023 में, उसमें मैथ के जो भी क्वेश्चन आए थे उनको सॉल्व किया जाए या फिर नहीं। तो काफी लोगों का जो जवाब था वो पॉजिटिव था, यानी कि सॉल्व किया जाए। तो उसी को लेकर के मैं आज जो पहला शिफ्ट था 22 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट जो था, उसमें मैथ के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसको सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम डेट आप देख सकते हैं 22 फेब, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट था। बाइलिंगुअल क्वेश्चन आपको यहाँ भी देने के लिए मैं बिल्कुल तत्पर हूँ और मैंने अपनी पूरी मेहनत की है कि जो फॉर्मेट बने वो बाइलिंगुअल का बने, तो किसी को परेशानी ना हो, ठीक है। तो जो सीआरपीएफ का एचसीएम वाला पेपर है, इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि 25 क्वेश्चन से मैथ्स के पूछे गए थे और पूरे 25 क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स नंदू कुमार को सब्सक्राइब नहीं किया है, इंस्टाग्राम पे हमें एनके मैथ्स आईडी से फॉलो नहीं किया है, तो वहां भी फॉलो कर लें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें। और इसकी पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो कोई बात नहीं, अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, वहां मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो अब मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। आई होप कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और इससे जो भी आपको फायदा हो सकता है उसे आप लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है अपने पास, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 2, द फ्रैक्शन बिकम्स हाफ, यानी कि 1/2। इफ इंस्टेड द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, it becomes 6/7. What is the sum of numerator and denominator of the original fraction in the lowest form? देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है बेसिकली ये थोड़ा कैलकुलेटिव बनाने की कोशिश की गई है, और जैसा आप लोगों ने रिस्पॉन्ड भी किया था यूट्यूब के कई सारे वीडियोज के कमेंट में मैंने देखा था, आप लोगों के द्वारा बताया गया था कि जो है क्वेश्चन स्लाइटली ये कैलकुलेटिव आया हुआ है, ठीक है। तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन लग रहा है, सॉल्व करेंगे बिल्कुल इजी तरीके से। देखो एक तरीका तो हो गया बेसिक, जिसमें आप कोई फ्रैक्शन अपने से मान लो, जैसे x अपॉन वाई मान लो या फिर y अपॉन जेड मान लो, और जैसे बोल रहा है वैसे बोल करके और एक इक्वेशन रेडी कर लो। जैसे मान लो जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है, लेट से वो x अपॉन वाई है, तो पहले केस में आप बोलोगे कि देखो इसमें क्या कह रहा है कि जो डिनोमिनेटर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि x बाई वाई है तो y को 2 से मल्टीप्लाई करके 2y बना दो और इसमें 2 ऐड कर दो, फिर ये 1/2 बन जाएगा। सेकेंड केस में आप कह रहा है कि इसको उल्टा कर दो, यानी कि जो न्यूमरेटर है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो x को और इसमें 2 ऐड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा आपका 6/7 आएगा। तो इस तरीके से आप इन दोनों को सॉल्व करके भी अपना x और y का वैल्यू निकाल के और x y लिख के और ऐड कर सकते हो। लेकिन जो यहाँ पे अपने को दिमाग चलाना है वो हमें सेकेंड केस से, जैसे लास्ट में कह रहा है कि देखो अंश को 2 से गुणा करना है, तब वो कितना बनना चाहिए 6, और हर को 2 बढ़ाना है तो वो 7 बनना चाहिए, ठीक है। अब बताओ कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 बन जाएगा, आप बोलोगे 3। और क्या कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें 2 ऐड करोगे तो वो 7 बनेगा, तो आप बोलोगे 5। 5 में 2 ऐड करेंगे 7 बन जाएगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 बन जाएगा। अब इसको पहले केस में आप वेरीफाई कर लो। पहले केस में अगर वेरीफाई करते हो तो ये अगर ओरिजिनल है मान लो, तो कह रहा है कि हर को 2 से गुना करो, यानी 5 को 2 से गुना करोगे तो कितना बन जाएगा 10, और ऊपर वाले में 2 ऐड कर दो, यानी कि 3 में 2 ऐड करोगे तो ये 5 बनेगा, और ये काट के 1/2 आ रहा है, इसको ये वेरीफाई कर रहा है, यानी कि ये जो आंसर है वही वैलिड आंसर है। 3/5 जो है ये ओरिजिनल फ्रैक्शन है और इन दोनों का जो सम होगा वो 8 होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन की मैं बात करूं, आप बेसिक से भी जा सकते हैं, लेकिन बेसिक से तभी जाए जब आपके पास प्रॉपर टाइम हो। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2400 रुपीज एट 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर n years and 2800 at 8% rate of interest for 3 more years is 8:7 respectively. What is the value of n? फर्स्ट केस में टाइम क्या था ये पूछ रहा है। अब ये तो इजीली आप लिख सकते हो, जैसे जो एसआई होता है वो p इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है, और चूंकि रेशियो की बात करें तो 100 सब में कैंसिल आउट होना है, तो बस पी आर टी का रेशियो ले लो। तो पहले में p है 2400, आर है आपका 14% और टी है n। रेशियो दूसरे में ये है 2800, ठीक है, आर है 8% और टाइम है 3 ईयर्स है ना, यहाँ पर 3 मोर ईयर्स लिखा है ना, यानी कि 3 साल और, यानी कि ये n है तो ये n+3 होएगा। ये रेशियो आपको 8:7 दिया है और n की वैल्यू बतानी है। पहले काट लेते हैं, देखो जैसे 2 0 से ये 2 0 कट गया, ठीक है,
और फिर 8 से ये कट जाएगा आपका 8 तिया 24 और ये 14 से 14 दूना 28। तो ये आ गया 3n और रेशियो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपका आएगा 2n और प्लस का 3 2 जा 6 और ये 8/7 आ रहा है तो ये 7 तिया 21n हो गया और ये 8 दूना 16n और प्लस 8 48। इसको इधर लाओगे आप तो 16 और 5 21 होता है, यानी कि 5n की वैल्यू 48 है तो n की वैल्यू 48 का डबल 9.6 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है, देखो यहाँ पर क्या है यार, ये एक्स्ट्रा एक आ गया है, सॉरी, इसमें इंग्लिश अवेलेबल नहीं था, मैं बोल देता हूं आपको। क्वेश्चन है 2018 में राज्य बी के लिए फसल की उपज और राज्य सी के लिए फसल की औसत उपज से कितने प्रतिशत कम है। देखो 2018 की बात कर रहा है, ये है 18। इसमें बी के लिए जो उपज है, बी कौन सा है भाई, आप कलर में देख सकते हैं, जो रेड वाला है वो बी है। ठीक है, तो रेड वाला यहाँ पर कितना है 220, यानी कि बी की जो वैल्यू हो गई वो 220 हो गई। और सी के लिए कह रहा है औसत उपज, 2018 में ही सी का राज्य सी के लिए फसल की औसत उपज। ठीक है, अब सी का एवरेज आपको सबके लिए निकालना पड़ेगा। अब देखो जो दूसरा है अपने पास वो है सी के लिए आपको एवरेज निकालना पड़ेगा कि सी की जो एवरेज उपज है वो क्या है, एवरेज पैदावार। तो सी के लिए एवरेज की बात करोगे तो देखो सी वाला जो है वो ये वाला कलर है। ठीक है, ये सी हो गया आपका 260 है, इसमें 260 है, यहाँ 230 है, यहाँ 250 और यहाँ 280। तो इनका एवरेज लेना होगा। देखो चूंकि 260 दो बार आ गया है तो मैं एवरेज मान के चलता हूं कि 260 रहा होगा। अगर 260 में एवरेज मानता हूं तो 230 वाला उससे 30 कम है, 50 वाला 10 कम है और 80 वाला 30 ज्यादा है। तो ओवरऑल ये प्लस माइनस तो कैंसिल आउट हो गया, 10 का डेविएशन आ रहा है। तो एवरेज डेविएशन कितने का हुआ, टोटल 5 सालों के लिए निकालना है तो 5 से डिवाइड करो, 2 का डेविएशन आ रहा है माइनस में, यानी कि 260 से 2 कम होगा। अच्छा यहाँ पे एक गलती हो गई, ये 30 नहीं होगा ना, क्योंकि जो 280 वाला है ये 250 से 20 ही ज्यादा है, सॉरी 260 से 20 ही ज्यादा है, तो यहाँ पे प्लस का 20 आएगा। तो ओवरऑल अब ये आ जाएगा माइनस का 20 और यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो जो एवरेज होगा वो 260 से 4 कम होगा। तो जो ओरिजिनली इसका एवरेज आएगा ओरिजिनल में ये कितना आ जाएगा, इसमें से 4 कम, यानी कि 256 एवरेज आएगा। तो अब जो सी की वैल्यू आ गई ये आ गई 256। अब आपको ये निकालना है 256 से ये कितना परसेंट कम है। आप देख लो, अब सीधे सीधे ये 36 कम दिख रहा है, कितने से भाई 256 से और गुणा में 100 काट लो, जिससे कट सकता है। जैसे 4 से कट जाएगा, 4 में 36 और ये 4 से काटोगे तो 4 छक्के 24 और 4 चौके 16 64। अब ये कट गया 25 चौके 100 और ये 16 चौके 64। अब ये देखो 25 में 225 आ गया और बटा 16, तो ये कट जाएगा कितनी बार में, देखो 16 एक बार में, तो बचेगा 5 और 5 16 और 6 22, 6 और 5 तो 16 चौके 64, 14 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखो कैलकुलेशन आया हुआ है, आप देख ही रहे हैं क्वेश्चन में। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स सोल्ड बाय कंपनी बी ड्यूरिंग जनवरी टू दोज सोल्ड ड्यूरिंग जून ऑफ द सेम कंपनी। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि जनवरी में बी कितना हुआ है, बी जो कंपनी है उसके द्वारा कितने फोन बेचे गए हैं। देखो ये ए है और ये बी है, तो चूंकि यहाँ पर टोटल वैल्यू नहीं गिवन है तो आप 100 ही मान के चल सकते हो, या इसी को मान लो परसेंटेज वाला ही। टोटल 100 है तो यही 18% जनवरी में बेचा गया है, यानी कि 18 फोन बेचे गए हैं। तो 5 और 4 के 9 5 4 के रेशियो में 18 को ब्रेक कर दो, 5 और 4 टोटल 9 की वैल्यू अगर 18 है मान लो, तो ये डबल हो रहा है, तो ये 10 होगा और ये कितना होगा 8 होगा। हमें दूसरे से मतलब है 8 आ गया। यहां भी ब्रेक कर लो, 6 4 10 की वैल्यू अगर 10 ही है तो 6 की वैल्यू 6 ही रह गई। तो बी का दोनों केस में हमने निकाल लिया, इस केस में 8 था और दूसरे केस में 6 था, ये काटोगे तो 4 और 3 आ जाएगा। यही अपना आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल है, इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 90 डिग्री एंड द रेडियस इज 6, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर आप निकाल सकते हो, ये मैं होमवर्क के लिए छोड़ देता हूं, ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, होमवर्क का आंसर कैसे करना है मैं आपको पहले बता देता हूं। जैसे होमवर्क का आप आंसर करोगे, कैसे करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो आंसर ही मार्क्ड है, तो होमवर्क का आंसर करने की जरूरत नहीं है। बस आप खुद से ये श्योर हो जाना कि सॉल्व हुआ नहीं। अगर नहीं हुआ तो आप मुझे एनके मैथ्स इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और वहां पर जो भी डाउट्स है आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पर x और स्टार मार्क लगा के आपको दिया हुआ है कि ये x प्लस वाई माइनस अंडर रूट एक्स वाई के बराबर है। तो 32 और स्टार मार्क 8 का वैल्यू क्या होगा। तो ये देख लो x और यहाँ पर मान लो बीच में स्टार है और ये y है,
ये दिया गया है x प्लस वाई और माइनस x इंटू वाई का स्क्वायर रूट। तो यही चीज यहाँ पुट कर लो, देखो x के जगह पर 32 और y के जगह पर 8 पुट कर लो इसमें। तो x के जगह पर 32 प्लस y के जगह पर 8 और माइनस ये हो गया अंडर रूट 32 इंटू 8। तो ये भी 8 चौके 32 है, तो ये 8 गुना 4 गुना 8 हुआ, ठीक है, और प्लस 32 और 8 ये 40 हो गया। तो 40 माइनस ये 8 दुना 16 हो गया, तो ये कितना आ गया अपने पास 24 ऑप्शन। ये एक तरह से फॉर्मूला दे दिया, इसी फॉर्मूला में आपको वैल्यू पुट कर लेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 8 की मैं बात करूं, ये सिंप्लीफाई करना है। पहले मैं साफ साफ लिख दूं कि ये क्या लिखा है। ये लिखा है 0.8 टू द पावर 4 माइनस 0.4 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 0.8 का स्क्वायर और प्लस 0.4 का स्क्वायर, ठीक है। ये देखो पावर 4 है तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे कि ये 0.8 का स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है और माइनस 0.4 का स्क्वायर और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर है तो इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखोगे। ए प्लस बी जब लिखोगे तो ये 0.8 का स्क्वायर और प्लस 0.4 का स्क्वायर, ये चीज प्लस में आ जाएगा और फिर माइनस में आएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये 0.8 का स्क्वायर और माइनस 0.4 का स्क्वायर आएगा और डिवाइडेड बाय यही वैल्यू यहाँ पर आएगी, तो इससे ये कट जाएगा, ये बस बच जाएगा। तो ये 0.8 का स्क्वायर 0.64 और इसका स्क्वायर 0.16 ऐड कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा 6 4 10, नहीं एक मिनट, माइनस था ना यहाँ पर, निगेटिव था तो माइनस करना पड़ेगा, 16 चौके 64 तो 16 3 48 रह जाएगा, ये 0.48 ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि टू स्टेशंस ए एंड बी आर 275 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ स्ट्रेट लाइन। One train starts from A at 6 a.m. and travels at 50 km per hour. Another train starts from B at 7 a.m. यानी कि 1 घंटे बाद and travels towards A at a speed of 62.5 किलोमीटर। ये कब मिलेंगी यानी कि कितने बजे मिलेंगी ये बताना है। At what time will they meet? ठीक है, कितने टाइम पर ये मिलेंगी। अब देखो सबसे पहले करना क्या है आपको, मान लो पहली ट्रेन जो है वो 6 बजे ही चल दी, दूसरी ट्रेन 7 बजे चली, तो बीच में जो 1 घंटे का गैप आ गया, इस 1 घंटे के दौरान पहली ट्रेन ही बस चली है। अब मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, बीच का डिस्टेंस जो है ये 275 किलोमीटर का है, लेकिन चूंकि पहली ट्रेन 1 घंटा पहले चली है और वो 50 की रफ्तार से चली है, तो पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तो कवर कर देगी। और ए मान लो अब यहां आ गया, अब यहां से ए चलेगा और बी यहां से चलेगा, ये 7 बजे की बात है, ठीक है, 7 o'clock, ठीक है, 7 बजे की बात है, क्योंकि 6 से 7 तक ये यहां से चल के यहां पे आ गया। तो अब बीच का डिस्टेंस कितना रह गया बताओ, 50 कम हो गया ना, यानी कि अब ये 2200 में बोल रहा हूं, 225 ही रह गया, ठीक है, 225 किलोमीटर और चलना रह गया। तो अब डायरेक्ट टाइम निकाल लो, टाइम कैसे निकलता है, तो आप बोलोगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस रह गया 225 और स्पीड दोनों को प्लस करोगे क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो एक की स्पीड 50 की है और एक की 62.5 की है, तो ये आ गया 112.5। तो इससे ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 2 घंटे लगने हैं भाई मेरे। 7 बजे के बाद 2 घंटे और लगेंगे तो 9 बजे जाकर ये मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10 नंबर, ये कह रहा है कि इन अ सिटी द पॉपुलेशन इज इंक्रीज्ड बाय 12% ड्यू टू कोविड लाइक वायरस, इट decreases by 12% if the population of the city at present is this the initial population of the city। ठीक है, ये बताना है कि अभी के टाइम पर अगर ये था तो इनिशियली क्या था। देखो ओवरऑल एक बार 12% का वृद्धि हुआ, एक बार 12% का कमी हुआ, उसके बाद ये जनसंख्या है, तो शुरू में क्या रहा होगा। तो डायरेक्ट अगर आप यूज करना चाहते हो तो उल्टा कॉन्सेप्ट लगा दो, क्योंकि बाद का देकर पहले का पूछ रहा है, तो ये लिखोगे 295,680, ये अभी है, और एक बार 12% का वृद्धि हुआ है तो 100/112, एक बार 12% का कमी हुआ है तो 100/88, 100 में से 12 हमने कम कर दिया। अब ये चूंकि 11 से कट रहा है तो 11 से 8 बार में कटेगा, 11 से इसको काट के देखो, 11 दूना 22, 7 5 तो 11 छक्के 66, फिर 5 और 4 9 और 8, 11 से कटना तो चाहिए भाई, कट ही रहा है, 11 8 88 और 11 8 88, और ये जीरो भी अभी रहेगा ही रहेगा, ठीक है, कट गया। अच्छा देखो जीरो भी काउंट कर सकते हैं ना हम, इसमें 2 जीरो है, इसमें 2 जीरो है, इसमें 1 जीरो है, यानी 5 जीरो रहना चाहिए, और 5 जीरो केवल ऑप्शन डी में है, बाकी किसी में 5 जीरो है ही नहीं, क्योंकि नीचे कोई भी जीरो नहीं है, ना ही 5 है, इसीलिए ये कट नहीं सकता है। जीरो तो तभी बनेगा जब एक 5 और एक 2 का पेयर बनेगा, और नीचे 2 तो है लेकिन 5 कहीं नहीं दिख रहा है, तो जीरो से आप निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ पर 3 का मल्टीपल भी देख सकते थे
कि कौन सा 3 का मल्टीपल होगा, क्योंकि ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड हो रहा है। देखो 6 कट ही रहा है, ये 16 और 2 18 9 आ रहा है, लेकिन नीचे भी एक बार 3 बन सकता है, इसीलिए हालांकि उतना करने की जरूरत नहीं है, जीरो से आप चेक कर लो। अगला सवाल है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है ऑन 20,000 फॉर 1.5 ईयर एट 10% रेट, और ये हाफ ईयरली है। देखो हाफ ईयरली केस में रेट हाफ होता है तो रेट 5% हो गया, और टाइम डबल होता है तो टाइम हो गया 3 ईयर्स। ठीक है, 3 साइकिल बनेगा बेसिकली, ये टाइम हो गया। प्रिंसिपल इतना ही रहेगा, सीआई बताना है। अब अगर आपको 3 साल के लिए 5% का सीआई का परसेंटेज वैल्यू याद है तो ठीक है, नहीं तो आप निकाल लो। जैसे 5% का 3 साल के लिए कैसे निकालोगे आप बोलोगे दोस्तों कि ये बन जाएगा, देखो 2 साल में 5 5 10.25 बनेगा, और एक बार और इसमें 5 ऐड कर लो तो +5, और प्लस इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 25 25 125 और 5 एकम 5। ठीक है, और 100 से डिवाइड भी करना है तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। ठीक है ना, नहीं 100 से डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, बेसिकली 0 पॉइंट ये होगा, ये नहीं होगा। इन सबको ऐड करोगे तो आ जाएगा 15 7 और 625। ये आपको ऐसे याद रहना चाहिए, परसेंटेज वैल्यू डायरेक्ट याद है तो आप जल्दी निकाल पाओगे। ठीक है, अब ये आप डायरेक्ट 20,000 का इतना परसेंट निकाल दो जो सीआई होगा 100, तो 20,000 का 1% तो 200 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 15 7 6 2 5 से। डेसिमल को मारो गोली, पहले ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लो आप, तो डबल करोगे तो ये 25 दूना 50 आ जाएगा, 6 दूना 12 आएगा। ठीक है, 7 दूना 14 और 1 15, 15 दूना 30 और 1 31, 31 52 5 दिख रहा है। देखो 31 52 5 इसमें आ रहा है, बाकी किसी में नहीं है। ठीक है, बाकी डेसिमल तो बाद में चेक करेंगे, पहले डिजिट तो मैच करा लें। अगले सवाल में आपको ये साइड्स दिया हुआ है और एरिया निकालना है। देखो ये जो 8 15 17 का खेल है ना, ये आपको पता होगा कि ये ट्रिपलेट्स हैं, और अगर ये ट्रिपलेट्स हैं तो ये कंफर्म होगा कि ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो गया, ये 17 है। ठीक है, तो 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8 और 15 चौके 60। अब हाइट हमने 17 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो सबसे लंबी साइड होता है, जो लॉन्गेस्ट साइड होता है, वो होता है हाइपोटेनस, तो वो हाइट नहीं बन सकता, सीधी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि लेट x बी द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स which when divided by 12 16 35 and 42 the remainders are 5 9 28 and 35 respectively, what is the sum of digit x? Very good। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है हमें, सबसे पहले इनका आप एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम निकालोगे कितना आ जाएगा, देखो 12 को आप लिख सकते हो 4 3 12, 16 को आप 4 ले लो तो 4 4 16 हो जाएगा, 35 चाहिए 7 इंटू 5 ले लो, और 42 तो ऑलरेडी है, देखो ये 7 दूना 14 3 42 हो जाएगा, 2 इसमें है ही, तो ये एलसीएम बनेगा। मल्टीप्लाई कर लो, 4 चौके 16, 16 पच्चे 80। ठीक है, 80 को मल्टीप्लाई करना है आपको 7 या 21 से, तो 8 को 21 से मल्टीप्लाई करके 168 आता है, तो ये 1680 आ गया। अब चूंकि इसमें बोल दिया है कि ये 5 डिजिट का आपको लिस्ट नंबर लेना है या स्मॉलेस्ट नंबर लेना है, तो आप 5 अंकों का सबसे छोटा संख्या होगा वो कितना होगा दोस्तों, 10,000। तो 10,000 के करीब आपको इस नंबर को लेके जाना है जो 10,000 से थोड़ा सा ज्यादा हो। तो देखो अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 पच्चे 80 और 8 पच्चे 40, यानी कि लगभग ये 8400 के आसपास बनेगा। तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कितना आता है। 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 8 छक्के 48 और 16 छक्के 96 और 4 100। देखो ये 5 अंक का बन चुका है ना, लगभग 4। देखो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 अंक पे ही रह जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करने पर ये इतना आ रहा है, तो ये हुआ आपका 5 अंकों का सबसे छोटा संख्या। ठीक है, लेकिन चूंकि ये सब यहाँ पर आपको शेषफल ये नंबर्स चाहिए थे, तो आपको जो ओरिजिनल नंबर है ना, ओरिजिनल नंबर वो कैसे निकालोगे आप लिखोगे जो एलसीएम आया हुआ है यहाँ पर, इसमें से माइनस करोगे इनका डिफरेंस। देख लो डिफरेंस कितने का है, 12 और 5 7 का अंतर है, 16 और 9 यहाँ भी 7 का अंतर है, सब में 7 का डिफरेंस है, तो 7 माइनस कर दो। ठीक है, अब 7 माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 100 और ये 73 आएगा। तो इनमें डिजिट सम कितना है आप देख लो, डिजिट का सम कितना है, तो आप बोलोगे सॉरी ये 3 आएगा, 73 7 3 10 और 11 आ रहा है, तो ये सही है। देखो ये जो नंबर है इसको लाने का एक और तरीका था कि ये जो आपका नंबर है आप इसको 1680 से डिवाइड करते, तो ये 16 25 80 5 पॉइंट समथिंग आएगा। 5 से ज्यादा जा रहा है तो आप इसको 6 मानकर और 6 से मल्टीप्लाई कर लेते सीधे सीधे। आगे बढ़ जाते हैं अब। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि दिनेश एंड प्रतीक कैन कंप्लीट अ टास्क इन 20 डेज। प्रतीक एंड प्रेम
कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 30 days while प्रेम एंड दिनेश कैन कंप्लीट इन 15 days. हाउ मेनी डेज कैन प्रेम अलोन फिनिश द वर्क? प्रेम अकेले कितने दिन में खत्म करेगा? देखो, दिनेश के साथ प्रतीक काम करता है, फिर प्रतीक के साथ प्रेम काम करता है, और फिर अगली बार में प्रेम और दिनेश काम करते हैं। ठीक है, ये है एक प्रतीक है और एक प्रेम है। ये है आपका लास्ट वाला जो है यहाँ पर, वो प्रेम है। ठीक है, प्रेम और दिनेश, तो ये आपका प्रेम प्रेम वाला है, ये वाला। यहाँ पर 20 दिन लगते हैं, यहाँ पर 30 दिन और यहाँ पर 15 दिन। एलसीएम कितना हो जाएगा? आप देखोगे एलसीएम 60 हो गया, तो ये 20 या 60, इनका एफिशिएंसी 3 है, इसका 2 है और इनका कितना है? 4। ठीक है ना। अब चूंकि हमें प्रेम का चाहिए, पहले तीनों का निकाल लो आप। अगर तीनों का निकालोगे, दिनेश, प्रतीक और प्रेम, तो कितना हो जाएगा? इन सबको प्लस करके हाफ करना पड़ेगा। 3 2 5 4 9 का आधा, यानी कि इनकी जो एफिशिएंसी आएगी ये 4.5 की आएगी। बात सही है कि नहीं, बताओ? 4 2 6 3 9 टोटल ऐड करके 9 आ रहा है, जिसमें सभी दो दो बार ऐड हुए हैं, तो हमने आधा कर दिया 4.5। अब देखो, ये तीनों वाले में से अगर मैं पहला यानी कि दिनेश और प्रतीक को माइनस कर दूं, यानी कि 3 को माइनस कर दूं, तो प्रेम की एफिशिएंसी बन जाएगी। प्रेम की जो एफिशिएंसी है ये कैसे निकालोगे? आप लिखोगे तीनों की एफिशिएंसी यानी 4.5 माइनस इन दोनों की एफिशिएंसी 3, तो ये 1.5 आ गया। इसे डिवाइड कर दो। अगर 60 यूनिट का काम 1.5 के से कराना है, ये 0 लग जाएगा। 15 चौके 60, यानी 40 दिन लगने वाले हैं यहाँ पर। अकेले प्रेम उसे 40 दिन में खत्म कर पाएगा। अगला सवाल है आपको, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 21, लॉस या गेन बताना है। देखो, 18 का जो एसपी है वो 21 के सीपी के बराबर है, तो एसपी बाई सीपी कितना आएगा? तो आप बोलोगे 21 और बटा 18 आ गया, यानी 7 तियां 21 और 6 तियां 18। 6 का खरीद के 7 में बेचोगे तो 1 का फायदा हो गया 6 पर, और गुना में 100, तो ये आपका 50/3 है। 50/3 जो होता है वो 16/2/3%, तो इतने परसेंट का गेन हो गया। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है अपने पास, देखिए, एन आर्टिकल सोल्ड आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 8% एंड 12% ऑन मार्क प्राइस, दैट इज 650 रुपीज। कॉस्ट प्राइस बताना है इफ ही गेन 60%। ठीक है, अब देखो, इस सवाल में आप सक्सेसिव से भी जा सकते हो, लेकिन वो टाइम टेकिंग हो सकता है या फिर आपको वो कंफ्यूज भी कर सकता है। तो मैं सीधे सीधे ले लेता हूं कि देखो, जो मार्क प्राइस है वो 650 है। इसमें एक बार 8% का डिस्काउंट मिला, यानी कि 92% पे किया गया होगा। फिर 12% का डिस्काउंट मिला तो 88% पे हुआ होगा। और ये जो इतना रुपए में आप खरीद रहे हो ना, ये चीज कॉस्ट प्राइस से 60% ज्यादा है, तभी 60% का फायदा हुआ है। तो अगर कॉस्ट प्राइस x है तो यहाँ पर 160% बनेगा इसका, यानी 60% ज्यादा। तो ये 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। फिर आप 10 से 10 काट सकते हो। ये 13 पच्चे 65 और 5 से इसको काटोगे तो 32 पच्चे 160। अब ये 11 अट्ठे 88 और ये 4 अट्ठे 32 और 4 से 23 चौके 92। तो x की जो वैल्यू आ गई ये 13 गुणा में 11 गुणा में 23 और बटा 10 आ गई। तो ये देखो, 13 तियां 39 और 13 दूना 26 और 3 29। ठीक है, इतना गुणा में 11 और बटा 10 आ गया। 10 से डिवाइड करोगे, लास्ट में एक डिजिट के बाद ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो आप आ जाएगा 11 9 99 और 11 9 99 और फिर 9 9 18। तो 8 और 9 लास्ट में आएगा, जो कि ऑप्शन थर्ड में है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल जो अपने पास है दोस्तों, यहाँ पर इसमें ये बोला गया है कि अ मैन ट्रेवल्स एट एवरेज स्पीड ऑफ 52 किलोमीटर पर आवर्स इफ ही कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 84 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस इज कवर्ड एट अ स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर। तो आपको टोटल डिस्टेंस कवर्ड बताना है कितना। सीधे सीधे अब एवरेज स्पीड की फॉर्मूला लगाते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो पहला डिस्टेंस 84 किलोमीटर का है, सेकंड डिस्टेंस मालूम नहीं है, वो मैं x ले लेता हूँ। फिर टाइम कैसे निकालोगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 84 किलोमीटर की दूरी 42 की स्पीड से चलेगा तो 2 घंटे लग जाएंगे, और x का जो डिस्टेंस है वो अगर मान लो 65 की रफ्तार से चलेगा तो ये बनेगा। और फाइनली इसका जो एवरेज स्पीड है वो 52 का है। अब अगर काट लो, कटता है तो नहीं कटता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 84 प्लस x और ये आ गया 52 दुना में 104 और प्लस x बटा 65 और गुणा में 52। काटोगे 13 चौके 52 और 13 पच्चे 65, तो ये इधर जाएगा तो 20 बचेगा और ये इधर आ जाएगा 4x बटा 5 और माइनस का x, तो ये x बटा 5 आएगा, यानी x का मान आ गया 100। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया भाई मेरे?
ये वाले 100 और जो 84 पहले से चला था, तो 184 टोटल डिस्टेंस, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है। अगला सवाल 18 नंबर, इन कंपनी एबीसी देयर आर 4 एम्प्लॉइज, ये 4 एम्प्लॉइज हैं जिनके उल्टे पुल्टे नाम हैं। अब ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ पहला एंड दूसरा, ये 5 एंड 6 का है, और फिर यहां पर रेशियो मंथली इनकम का दिया है, फिर तान्या का और जैसन का ये 4-3 का दिया है, और मंथली इनकम दिया है फिर से, ये भी उल्टा नाम है एक, income of this is twice that of total monthly income of all the remaining 3 employees। ठीक है। अब ये कह रहा है कि if the monthly income of Lawrence is this, then what is the highest monthly income out of the remaining 3 employees। लॉरेंस को छोड़कर बाकी के जो 3 बचे उनमें से हाईएस्ट इनकम किसका है ये बताना और कितना है। अब जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे ये कह रहा है 4 कर्मचारियों में मार्क और जैसन की का रेशियो दिया है, मार्क और रेशियो जैसन कितना दिया है भाई 5-6। फिर अगले केस में आपको दिया है दिस वन इज 6, यहां पे दिया है तान्या और जैसन का 4-3, जैसन बीच में है तो पहले मैं जैसन का ही लिख देता हूं, यानी कि 3 और फिर 4, ये जैसन का हो गया और ये तान्या का। कंबाइन कर लो रेशियो तो ये 6 चौके 24 हो जाएगा, और ये 6 तियां 18, और ये देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे और इसको इससे, 5 तियां 15, ये 3 से कट रहा है तो ये 5, 6 और 8 आ गया। ये मार्क का है, ठीक है, ये जैसन का, और ये हो गया तान्या का। अब सवाल में ये भी दिया हुआ है आपको कि लॉरेंज की जो आय है वो इनकी 3 गुनी है, तो इनका टोटल का 3 गुना होगा लॉरेंज का। ये टोटल 19 है तो इसका हो जाएगा 19 का डबल 38, डबल होना है सॉरी। ठीक है। अब इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कि ये 26 और 600 है, तो हमें मैक्सिमम यानी कि 8 की वैल्यू बतानी है। देखो ऐसे ही दिख रहा है कि 8 की वैल्यू तो 8 से कटेगा तो 56 वाला आंसर होगा। ये 8 से नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कटा, ये भी नहीं कटा। बाकी आप काट के भी आंसर ला सकते हो, वो 7 टाइम्स डेफिनेटली कटना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। अ पर्सन कवर्स 165 किलोमीटर इन 5 आवर्स इफ हिज स्पीड फॉर द फर्स्ट 100 किलोमीटर इज 50 किलोमीटर पर आवर, तो आपको रेस्ट डिस्टेंस में बताना है कि रेस्ट डिस्टेंस में स्पीड क्या रही होगी। तो ये एवरेज आप निकाल लो, टोटल ये 5 से कटता है तो यहां पर एवरेज कितना लग गया इसको, 5 तियां 15 और 5 तियां 15, 33 का स्पीड टोटल रह गया एवरेज में। और यहां पर देखो एवरेज स्पीड आपको मैंने बताया था कुल दूरी यानी 165 और बटा कुल समय, आप अलग अलग अब समय निकाल लो इनका कितना समय लगा, तो आप बोलोगे 2 घंटे यहां लगा होगा। ठीक है। और रेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया, 100 किलोमीटर यहां हो गया 165 में से, तो बाकी 65 का रह गया, और यहां क्या स्पीड रही होगी यही बताना है। हालांकि इसमें चाहो तो आप एलिगेशन भी अप्लाई कर सकते हो, मुश्किल नहीं है। इस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 और 1 6, 3 से कट रहा है ना, 11 से ही काट दे, इसी से 5 बार में कट रहा है ये लो। तो ये हो गया 2 और प्लस 65 बटा x का वैल्यू अगर 5 है भाई, तो 65 बटा x की वैल्यू 5 में से 2 गया 3, तो x की वैल्यू आ जाएगा 65 बटा 3, यानी कि 21 तियां 63 और 4, तो 21 तियां 63 क्यों करना भाई, 65 बटा 3 ही जब ऑप्शन में आंसर है तो आगे जाना ही क्यों, यही रह गया। ठीक है। बाकी इसको एलिगेशन पे भी आप लेके जा सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। ठीक है। अगला सवाल है फिर से, यार ये ट्रेवलिंग वाले कितने क्वेश्चन पूछ लिए हैं, सीआरपीएफ को लगता है बस दोहराना ही है ना, चलो कोई बात नहीं, वो भी जरूरी है। यह 152 किलोमीटर की दूरी जो है साइकिल से तय करता है और पहले 4 घंटे में उसकी स्पीड इतनी है, शेष में वह 16 रह गया, तो एवरेज स्पीड क्या होगी। अब एवरेज स्पीड आप वैसे ही निकाल लो या फिर एलिगेशन फिर से लगा सकते हैं। अब सीधे तौर पर एक बात समझिए, अगर एलिगेशन नहीं यूज करना है तो एवरेज स्पीड पूछिए। एवरेज स्पीड क्या होता है, मैंने आपको बताया एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है। टोटल डिस्टेंस 152 है, ये हर कोई जानता है। टोटल टाइम में कह रहा है कि पहले इसे कितने घंटे लगे हैं, यहाँ पे 4 घंटे लग गए, तो 4 घंटे शुरू में लग गए, और 4 घंटे में 18 की स्पीड से चला है, यानी कि 18 चौके 72 किलोमीटर तो यहीं चल दिया पहले 18 की स्पीड में ही। अब 152 टोटल चलना था जिसमें से 72 चल चुका है, तो और इसे कितना चलना है, तो आप बोलोगे कि और 80 किलोमीटर चलना है, और ये किस रफ्तार से चल रहा है, 16 की रफ्तार से, तो 16 25 80, 5 घंटे यहां लग जाएंगे, तो 152 और बटा 5 4 9, तो ये 16 में 144 और फिर 8 और बटा 9। ठीक है। तो 16 8/9 आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थोसेंटर एंड सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल
are this and this, then coordinates of the point of a point which is equidistant from the vertices of the triangle। ठीक, देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज कि किसी भी ट्रायंगल में अगर तीनों वर्टिसेज से सेम डिस्टेंस पे यानी कि इक्वी डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट स्थित है तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर। सरकम सेंटर यानी कि हिंदी में हम बोलते हैं परिकेंद्र। ठीक है, तो हमें परिकेंद्र का यहां पर निर्देशांक बताना है। अब एक चीज याद रखिए कि जो परिकेंद्र होता है, जैसे हमें परिकेंद्र का यहां पर मालूम नहीं है कि निर्देशांक क्या होगा, इसे मैं एक्स वाई मान लेता हूं। और जो अपना यहां पर सेंट्रॉइड है, ठीक है, सेंट्रॉइड जो है वो 4 1 है। ठीक है, और जो अपना लंब केंद्र है यानी कि ऑर्थो सेंटर वो है 6 और -1। तो ये ऑर्थो सेंटर है, ये सेंट्रॉइड है और ये है आपका सरकम सेंटर। में CR लिख देता हूं। तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र और सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र, इसको मिलाने वाली जो लाइन होती है ना, उसमें अगर उसके बीच में आप सेंट्रॉइड को डालोगे तो सेंट्रॉइड इस लाइन को 2:1 में डिवाइड करता है, 2 और 1 के रेशियो में बांटता है। यानी कि यहां पर OC का जो रेशियो आएगा C और CR से, ये कितना आएगा, ये 2 और 1 का आएगा। जैसे मान लो आपने माध्यिका में पढ़ा होगा कि जो माध्यिका में केंद्रक होता है वो माध्यिका को 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है, यही केस यहां पर भी बनता है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज आपने बाह्य विभाजन का रूल भी पढ़ा होगा या अंतः विभाजन का रूल, सेक्शन फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि जैसे मान लो ऐसा कंडीशन आ गया तो इसमें आप 4 की वैल्यू कैसे निकालते हो, इसकी वैल्यू आप लिखते हो। देखो अगर मैं यहां पर बात करता हूं पहले x कोऑर्डिनेट की, ठीक है, तो ये देखो 2 × 6 बनेगा यानी 6 दूना 12। ठीक है, उल्टा बनेगा, सॉरी हमने गलत कर दिया। दूसरे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है यानी कि इस 1 को मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो ये 6 बन गया, और +2 को मल्टीप्लाई करोगे x से यानी कि ये 2x बन गया, अपॉन इनका सम होता है 2 और 1 3। ये किसके बराबर आ गया, ये 4 के बराबर आएगा, x वाले के बराबर, तो ये 4 के बराबर आ गया। ऐसे ही अगर मान लो मैं बात करूं y ऑर्डिनेट की, तो दूसरे वाले को फिर पहले से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 1 को इस -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1, और +2 को मल्टीप्लाई करोगे इस y से। ठीक है, तो ये बन गया 2y, और अपॉन इनका सम 2 और 1 3। ये y ऑर्डिनेट के बराबर है, y वाला इसमें 1 है तो ये 1 हो गया। अब यहां से x y का मान निकालो तो ये 4 3 12 में से 6 गया 6, तो x का मान 3 आ जाएगा, और यहां से 3 और 1 4, y का मान 2 आ जाएगा। तो x और y का जो ऑर्डिनेट बनेगा दोस्तों, ये 3 और 2 बनेगा। आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे। अगर कहीं भी समझने में दिक्कत है तो बेझिझक होकर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, 3 नंबर्स P, Q एंड R इन द रेशियो दिस, ये रेशियो आपको दिया हुआ है। द सम ऑफ दिस नंबर्स इज दिस, देन व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन Q एंड P एंड द डिफरेंस बिटवीन R एंड Q। ठीक है, अच्छा देखो जब आपसे ऐसा सवाल पूछा जा रहा है कि ये सम दिया हुआ है और डिफरेंस लेना है, अब आपको पता है कि इनका सम इसके बराबर ही आएगा, तो डायरेक्ट आप रेशियो में ही डिफरेंस ले लो। देखो आपको Q और P का अंतर पूछा है, तो ये हो गया आपका P, Q और R। तो Q और P में जो अंतर है ये कितने का है, 2 का। ठीक है, और फिर R और Q में अंतर पूछा है तो R और Q में 3 का अंतर है, तो 2 और 3, ये ऐसे ही आप आंसर बता सकते हो। पूरा जो ओरिजिनल है यहां पर वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है P एंड Q कैन कंप्लीट अ वर्क इन 14 एंड 21 डेज रिस्पेक्टिवली। दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क बट आफ्टर 4 डेज P हैड टू लीव एंड Q अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क। द होल वर्क वाज कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज, यानी कि टोटल काम कितने दिन में हुआ। देखो P 14 दिन में कर सकता है, Q 21 दिन में कर सकता है। एलसीएम आप लोगे तो 14 3 42 आ जाएगा, यानी P की एफिशिएंसी 3 है और Q की एफिशिएंसी 2 है। ठीक है, इन्होंने 4 दिन तक साथ में काम किया, तो ये डेली कितना काम करेंगे, देखो 3 काम ये करेगा, 2 काम ये, यानी कि 5 वर्क डेली काम ये डेली करेंगे, 5 यूनिट वर्क। तो 4 दिनों में 5 चौके 20 यूनिट का काम हो गया। अब देखो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, मैं आपसे बोलूं कि देखो 42 काम टोटल करना था, 20 काम हो गया, तो और आपको 22 यूनिट का काम करना है। ठीक है, अब देखिए जो 22 काम बच गया है ये कौन करेगा, ये Q करेगा, क्योंकि P काम छोड़ के चला गया है, तो Q को और कितना समय लग जाएगा, 22 यूनिट का काम अगर ये पर डे 2 के हिसाब से करेगा तो और 11 दिन लगेंगे।
लेकिन आपसे टोटल पूछ रहा है, तो देखो 4 दिन तो पहले काम हुआ है और 11 दिन और, यानी कि टोटल 15 दिन लग गए पूरे काम को खत्म होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दे रखा है और आपसे साइड पूछा है। एरिया आपको पता होता है √3/4 और इंटू साइड स्क्वायर होता है, और ये दिया है √3/2 और इंटू का 84.5 दे रखा है। अब √3 से √3 कैंसिल आउट होगा, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए स्क्वायर की वैल्यू इसकी डबल आ गई, 5 दूना 10, 4 दूना 8 और 1 9 और 8 दूना 16, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 होता है। आज की लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, आजा भाई, अ कैंडिडेट फेल्स बाय 21 मार्क्स फ्रॉम द मिनिमम टू पास एन एग्जाम while another candidate scores 147 marks more than the minimum required। ठीक है, अब ये कह रहा है कि if the difference in percentage secured by both the candidates is 40%, यानी कि दोनों ने परसेंटेज में जितना मार्क्स ऑब्टेन किया है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 40% का है। व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स दैट कैन बी स्कोर्ड इन द सेड एग्जाम, यानी कि जो एग्जाम बोला गया है उसमें मैक्सिमम कितने मार्क्स लाए जा सकते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन आपको पहले ही बार अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये टफ लगेगा, ठीक है, और आप इसमें कॉन्सेप्ट में मार खा सकते हो। ठीक है, मार खाने का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे अगर कम होगा या फिर लूज होगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे सही से इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, टाइम भी लगा दोगे और सही आंसर भी नहीं ला पाओगे, हो सकता है कि आप बीच में ही रह जाओ। तो यहाँ पर देखो ज्यादा आपको घबराना नहीं है, ना ही आपको बेसिक से चलना है कि चलो हम x मान लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स को और ये 21 कम कर दिया, x - 21 और ये x प्लस इतना, फिर परसेंटेज वैल्यू दोनों का निकाला, फिर उनका डिफरेंस 40% के बराबर रखा और लास्ट में फाइनल जो टोटल मार्क्स निकले तो वो काफी लंबा और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और हो सकता है आप सॉल्व ना भी कर पाओ उस तरीके से। सबसे आसान तरीका है कि आप डायरेक्ट डिफरेंस ले लो, क्योंकि दोनों के लिए जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है ना वो सेम है। दोनों ही कैंडिडेट के लिए जो टोटल मार्क्स है यानी कि मैक्सिमम मार्क्स है ये भी सेम है, और जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है ना ये भी दोनों के लिए क्या है दोस्तों, सेम है। तो ऐसे कंडीशन में हम डायरेक्ट डिफरेंस ले लेते हैं इनका। देखो 147 और 21 में कितने का अंतर है, तो आप बोलोगे 7 में से 1 माइनस कर दोगे। तो लेकिन एक बात और, एक कम है और एक ज्यादा है, तो कम और ज्यादा केस में जो डिफरेंस आएगा वो तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं ये कहूं कि एक कम है तो उसको आप माइनस में रखोगे 21, एक ज्यादा है तो प्लस में 147 बनेगा। अब दोनों का डिफरेंस बताना है, तो अगर 147 में से आप -21 को माइनस करोगे तो ये प्लस बन जाएगा और ये 168 आ जाएगा और ये 40% के बराबर है। तो 100% किसके बराबर होगा बताओ, 4 से इसको काटोगे 42 बार में कट जाएगा। अब 10 को 100 बनाना है तो 10 गुना करना होगा, तो इसको भी 10 से गुना कर दो तो 420 आंसर आएगा। और मुझे नहीं लगता है कि इससे आसान और अच्छा तरीका आपको इस क्वेश्चन के लिए मिलेगा। तो इस वीडियो में ऐसा ही इतना ही, जैसे आपने बोला था मैंने सीआरपीएफ एचसीएम का पहला पेपर सॉल्व कर दिया है। अब देखो दूसरा पेपर तभी सॉल्व होगा जब इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस मिलेगा। अच्छा रिस्पांस मिलने का मतलब अच्छे लाइक्स, अच्छे कमेंट्स और अच्छे व्यूज मिलेंगे तो अगली वीडियो आएगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मिलेगी आपको सीएचएसएल एग्जाम 2022 की, ठीक है, और अगर इस पे अच्छा व्यूज गया तो अगला वीडियो जल्द आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आपको वैसे नहीं व्यूज गया तो भी मैं कंप्लीट करा दूंगा, दिस इज फ्रॉम माई साइड। ठीक है, थैंक यू अगेन।